हाल ही में योगी आदित्यनाथ द्वारा मुसलमानों को सड़क पर नमाज न पढ़ने की नसीहत दी गई थी, जिससे डरकर मुसलमानों ने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया था। इसके बावजूद जैसे ही समाजवादी पार्टी की सीटें आज मुसलमानों ने अमेठी में ताजिए के जुलूस में जमकर भारत विरोधी नारेबाजी की। ये घटना न केवल कानून और व्यवस्था के लिए बल्कि हिंदू समाज के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक हिंदू समाज अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के प्रति उदासीन रहेगा। ये समय है जब हिंदुओं को अपनी उदासीनता को त्याग कर एकजुट होने की आवश्यकता है। ये घटना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जब भी किसी राजनीतिक दल की ताकत बढ़ती है, तो कुछ तत्व इसे अपने स्वार्थ सिद्ध करने और समाज में अराजकता फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमेठी की घटना दिखाती है कि कुछ लोग देश के कानून और व्यवस्था की परवाह किए बिना अपने व्यक्तिगत और सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार की घटनाएं न केवल देश की अखंडता को खतरे में डालती हैं, बल्कि समाज में अविश्वास और विभाजन को भी बढ़ावा देती हैं। ये हिंदू समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि उसे अपनी सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सतर्क और जागरूक रहना होगा। जम्मू कश्मीर में आज एक और आतंकी हमले में भारतीय सेना के 4 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये घटना न केवल हृदय विदारक है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्यों और कैसे ऐसी आतंकी गतिविधियों में अचानक तेजी आ गई है। जो आतंकी चुनाव से पहले खामोश थे, वे अचानक सक्रिय कैसे हो गए। ऐसे हमलों से न केवल सैनिकों की जान जाती है, बल्कि इससे हमारे देश की सुरक्षा और स्थिरता पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। ये स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और इससे निपटने के लिए हमें गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आतंकवाद का ये चेहरा केवल जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के लिए खतरा है। जिस प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन आते ही आतंकी गतिविधियों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, ये भारत के लिए ठीक नहीं है। कुछ पार्टियां चुनाव के बाद थोड़ी सुधरी हुई नजर आई, वैसे ही आतंकी गतिविधियों में तेजी आना महज इत्तेफाक है या कुछ और। ये सोचना जनता की भी काम है। हर जगह सरकार ही सोचे, ऐसा संभव नहीं है। वोट देने से पहले ये भी विचार करना उतना ही आवश्यक है कि सेना में जो बेटे कार्यरत हैं, वो सरकार के नहीं आम जनता के बेटे होते हैं। आतंकवाद में चुनाव के बाद अचानक से तेजी क्यों दिखाई देने लगी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि आतंकवादी संगठन अपनी गतिविधियों के लिए किसी न किसी राजनीतिक और आर्थिक समर्थन पर निर्भर रहते हैं। चुनावों के दौरान या सत्ता परिवर्तन के समय इन संगठनों को विभिन्न स्रोतों से धन और हथियारों की आपूर्ति हो सकती है, जिससे उनकी गतिविधियों में अचानक तेजी आ जाती है। ऐसे हालात में यह सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक दल और उनके नेताओं की कुछ नीतियां और क्रियाकलाप अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आतंकी संगठनों को चुनावी माहौल का लाभ उठाने के लिए कोई समर्थन मिलता है। ये बेहद गंभीर मुद्दा है और इसे गहराई से जांचने की आवश्यकता है। भारतीय सेना और सुरक्षा बल लगातार आतंकवाद से लड़ रहे हैं, लेकिन केवल सैन्य बल के माध्यम से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। हमारे नेताओं और नीति निर्माताओं को ये समझना होगा कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई या समझौता देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा हमें ये भी समझना होगा कि आतंकवाद केवल एक सुरक्षा समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक समस्या भी है। हमें अपने समाज में उन कारकों को पहचानना होगा जो आतंकवाद को जन्म देते हैं और उन्हें समाप्त करना होगा। ये समय है कि हम सभी, चाहे वे राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो या आम नागरिक, इस समस्या के समाधान के लिए एकजुट हो। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ न जाए और हमारा देश आतंकवाद के इस संकट से मुक्त हो सके। हम आपको ये सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं कि हम कैसे एक सुरक्षित और स्थिर भारत का निर्माण कर सकते हैं। हमें इस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना होगा और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और भी मजबूत बनाना होगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश के हर नागरिक को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके। ये तभी संभव है जब हम आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए एकजुट होकर काम करें। आतंकवाद के खिलाफ हमारी ये लड़ाई न केवल हमारी सुरक्षा के लिए बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा और अपने देश को आतंकवाद के खतरे से मुक्त करना होगा।
यदि आप यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग से भुगतान करते समय गलती से पैसा किसी दूसरे के खाते में भेज देते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आपको तुरंत टोल फ्री नंबर 180012017440 पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। ये सुनिश्चित करेगा कि आपका पैसा वापस आपके खाते में आ जाए। इस प्रक्रिया को समझना और इसका पालन करना महत्वपूर्ण है। यदि यूपीआई या नेट बैंकिंग से गलत खाते में पेमेंट हो जाए, तो सबसे पहले उपरोक्त टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करें। इसके बाद संबंधित बैंक जाएं और वहां आवश्यक फॉर्म भरकर पूरी जानकारी दें। अगर बैंक इस प्रक्रिया में सहयोग नहीं करता है या मदद करने से मना करता है, तो आप bankingombudsman.rbi.org.in पर उस बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, अगर ऑनलाइन पेमेंट के दौरान गलती से किसी ग्राहक के खाते की रकम किसी और के खाते में चली जाती है, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत प्राप्त होने पर 48 घंटे के भीतर रिफंड करे। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पेमेंट करने के बाद फोन पर मिलने वाले मैसेज को डिलीट न करें, क्योंकि इस मैसेज में PPBL नंबर होता है, जो शिकायत दर्ज करते समय आवश्यक होता है। यदि गलती से ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, तो तुरंत बैंक में कॉल करें और सारी जानकारी के साथ PPBL नंबर दर्ज कराएं। इसके बाद 3 दिन के अंदर बैंक जाएं और वहां अपनी लिखित शिकायत दर्ज करें। शिकायत के फॉर्म में आपको ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, तारीख, रकम और जिस गलत खाते में पैसा गया है, उसकी जानकारी अवश्य देनी होगी। इस प्रकार की सावधानियां बरतकर और समय पर उचित कदम उठाकर आप अपने खोए हुए पैसे को वापस पा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप आरबीआई द्वारा निर्धारित इन प्रक्रियाओं का पालन करें और अपनी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करें। इस प्रकार की जानकारी रखना और इसे सही समय पर उपयोग करना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है, विशेषकर तब जब ऑनलाइन पेमेंट के दौरान कोई गलती हो जाए। सही जानकारी और सतर्कता से आप इस प्रकार की समस्याओं से आसानी से निपट सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और ऑनलाइन पेमेंट करते समय ध्यानपूर्वक सभी विवरणों की जांच करें। अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो बिना देरी किए सही कदम उठाएं और आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई करें। आप देख रहे हैं दिन भर के मुख्य समाचार। न्यूज BMH पर आपका स्वागत है। जम्मू के डोडा में आतंकवादी हमले में 5 सैनिक शहीद, एक कैप्टन, एक पुलिसकर्मी सहित 5 सैनिक शहीद। रिवर फ्रंट के दायरे में आने वाले मोहल्ले के नहीं तोड़े जाएंगे मकान। अखिलेश यादव, शिक्षकों व कर्मचारियों को आंदोलन के लिए बाध्य कर रही यूपी सरकार। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में लगी आग, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। बिहार, जीत सहनी की हत्या। डीआईजी का दावा 6 से 8 घंटे में हो जाएगा खुलासा। हत्या की जांच अंतिम दौर में। आईएएस पूजा खेतकर की मुश्किलें बढ़ी, चिकित्सीय प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच करेगी पुलिस। वैज्ञानिकों ने चांद पर खोजी बड़ी गुफा, जहां पर बसाई जा सकती है इंसानों की बस्ती। मॉरिशस विपक्षीय संबंध मजबूत करने की पहल। 2 दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। दीपेंद्र हुड्डा और उदयभान ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा 10 साल का दे हिसाब। शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था 2 माह के लिए स्थगित। समाधान को योगी सरकार का आश्वासन, बनाएगी कमेटी। बुनियादी सुविधाओं को सुधारने की जगह सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही सरकार, मायावती। बनारस में गंगा के पानी में बढ़ोतरी। बनारस में बदला गंगा आरती का स्थल। बनारस में 8 घाटों का संपर्क।
टूटा, बनारस में मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियों तक पहुंची गंगा। अलीगढ़ आरटीओ कार्यालय ट्रेनिंग सेंटर पर डीएम की छापेमारी। अलीगढ़ आरटीओ कार्यालय ट्रेनिंग सेंटर पर 9 दलाल पकड़े, मिले फर्जी कागजात। ट्रंप ने किया ऐलान, जेडी वेंस होंगे रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। हमले के बाद दिखे ट्रंप, कान पर पट्टी बांधकर पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे। इसराइल ने गजा में एक और स्कूल पर किया हमला, 22 फलस्तीनियों की मौत। पाकिस्तान सरकार के पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर बोला अमेरिका। कहा है कि इस तरह की कार्रवाई से राजनीतिक बदले की शुरुआत हो सकती है। नेपाल, डॉक्टर आरजू राणा देवबा को विदेश मंत्री बनाया। अलीगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना, बेटे ने थाने के बाहर मां को पेट्रोल डालकर लगाए आग। अलीगढ़ से एक चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक मां जो अपने परिजनों के खिलाफ छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराने थाने गई थी, थाने से बाहर निकलते ही उसके बेटे ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ये घटना थाने के सामने ही घटित हुई, जहां मां न्याय की गुहार लगाने आई थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार महिला ने अपने परिजनों के खिलाफ छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा की एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच के लिए उसे थाने बुलाया गया था। जब वह अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद थाने से बाहर निकली तो उसके बेटे ने अचानक उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। थाने के पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। डीएसपी ने जानकारी दी कि महिला गंभीर रूप से झुलस चुकी है और उसकी हालत चिंताजनक है। उसे तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई है और उसका इलाज जारी है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की व्यवस्था में कितनी और मजबूती और संवेदनशीलता की जरूरत है। महिला अधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की है। इस घटना ने ये भी उजागर किया है कि घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवाद कितने खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकते हैं। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा करने का आश्वासन दिया है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। न्यायपालिका और प्रशासन के संयुक्त प्रयास से ही समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास सफल हो सकते हैं। अंततः ये घटना समाज के समक्ष एक गंभीर सवाल खड़ा करती है कि परिवारों में महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार और हिंसा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए और ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर न्याय दिलाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक 2.5 साल की बच्ची, जो अपने मामा की शादी में शामिल होने के लिए मेरठ गई थी, एक दुखद और हृदय विदारक घटना का शिकार हो गई। शादी समारोह के दौरान ये बच्ची अचानक लापता हो गई और उसे ढूंढने के तमाम प्रयासों के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली। ये घटना शादी की खुशी और उल्लास को मातम में बदलने वाली साबित हुई। शादी समारोह में बच्ची के लापता होने की खबर से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। सभी लोग उसे ढूंढने में जुट गए और पुलिस को भी सूचित किया गया। परिवार और रिश्तेदारों ने पूरी रात बच्ची की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह जब लोग शमशान घाट के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने वहां बच्ची की लाश पाई। यह दृश्य किसी भी माता पिता के लिए अकल्पनीय और असहनीय होता है। बच्ची की लाश मिलने के बाद ये सवाल उठने लगे कि उसकी हत्या किसने और क्यों की। स्थानीय पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में ये संकेत मिले कि इस हत्या के पीछे तंत्र मंत्र का अंधविश्वास हो सकता है। ऐसे मामलों में अंधविश्वास और तंत्र मंत्र की प्रथाएं अक्सर निर्दोष बच्चों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई इस घटना के पीछे कोई तांत्रिक है या ये किसी अन्य कारण से की गई हत्या है। इस घटना ने समाज में फैले अंधविश्वास और तंत्र मंत्र की कुप्रथाओं पर एक बार फिर से प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है। ये घटना न केवल उस परिवार के लिए एक बड़ा आघात है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि अंधविश्वास और कुप्रथाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बच्ची की हत्या ने लोगों के दिलों में गुस्सा और दुख भर दिया है। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के चलते निर्दोष जानों से खेलते हैं। पुलिस इस मामले में हर संभव पहलू से जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने के लिए जुटी हुई है।
उम्मीद है कि जल्द ही इस जघन्य अपराध के पीछे की सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। ये घटना हमारे समाज के लिए एक बड़ा सबक है कि हमें अंधविश्वास और तंत्र मंत्र जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूकता फैलानी होगी और ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। इससे ही हम अपने बच्चों और समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। बावनपुर में 2.5 साल की बच्ची के साथ थाना बावनपुर में आज सुबह जल्दी पुलिस को सूचना मिली कि एक ये बच्ची है जिसका जो गायब हो गई है, उसका शव मिला है और इस पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले जब बच्ची गायब होने की सूचना मिली, गांव वालों के साथ मिलके बच्ची को ढूंढवाया। तत्पश्चात जब सूचना पर शव मिला, उस पर पुलिस मौके पर पहुंची। जो फील्ड यूनिट की टीम है और सभी अधिकारी हैं वो आए हैं यहाँ पर। कुछ युवकों पर, युवती के जो बालिका है उसके परिजनों ने संदेह जताया, उनको पुलिस ने कस्टडी में लिया है। 3 युवकों को, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो घटना हुई है उसके संबंध में पैनल से पोस्टमार्टम करवा के सही जानकारी प्राप्त कर इसमें अग्रिम कार्य की जा रही है।